इस्तकबाल पाकिस्तान में किसका हो सकता है? एक ही आदमी है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके तोते उड़ गए थे कबूतर उड़ाने के चक्कर में, और पिछली दफा जब पाकिस्तान आए थे तो उनका भाई भी एयरपोर्ट उनको लेने नहीं गया था। तो नवाज शरीफ साहब की तो कहानी खत्म है। बेनजीर भुट्टो एक ऐसी लीडर थी जिनका आखिरी मरतबा इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद से बार बार बिलावल को लॉन्च किया जाता है, कभी जरदारी को लॉन्च किया जाता है, कभी आसिफा जरदारी को लॉन्च किया जाता है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन नहीं आता, पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो अगर निकला जेल से बाहर तो फिर आप इससे भी बड़ा इस्तकबाल देखेंगे। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कि इमरान खान अगर बनी गाला की तरफ चलेंगे तो अडियाला जेल से लेकर बनी गाला तक अवामी अवाम होगी। इमरान खान अगर लाहौर की जानिब चलेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर में सिर्फ आपको अवामी अवाम नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग इमरान खान के साथ एक समंदर अवाम का चलेगा, मुझे इस बात का पता है। अल्टीमेटली बाहर तो आ जाना इमरान खान ने, हमेशा निजाम कभी किसी को अंदर रख नहीं सकता, जितनी भी ज्यादती कर ले, जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनकी हुकूमत बनाई गई है वो मकबूल नहीं है, और जो मकबूल है उन्हें दबाया जाता है, हत्ता के सहाफियों को भी पकड़ लिया जाता है। जो मकसद था सुहेल अफरीदी का लाहौर आने का वो पूरा हो गया, यानी आधा मकसद तो पूरा हो गया अवाम के निकलने से। लोग बड़ी तादाद में निकले, हर जगह पे निकले, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े अरसे के बाद हमें लाहौर की सड़कों पे नजर आए, और लोगों के निकलने के अलावा यानी सुहेल अफरीदी का ये था कि जो एक जमूद पैदा किया गया है पंजाब के अंदर, खास तौर पे लाहौर में दारुल हुकूमत में, जो मरियम नवाज की एक ख्वाहिश है, आसिम मुनीर साहब की एक ख्वाहिश है कि पीटीआई को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाए, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो, वो जमूद तोड़ा है। ऐसा अगर कुछ गंडापुर साहब कर पाते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन गंडापुर साहब लाहौर नहीं आए, बल्कि जब आए तो एक फार्म हाउस पे आए और वहां से वापस चले गए। तो उन्होंने वो मौका जाया किया जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया था और इमरान खान साहब ने दिया था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने लाहौर आने का एक बेहतरीन फैसला किया, और फिर लाहौर आने के बाद वो चुप करके बैठे नहीं, उन्होंने एक एक दिन में एक एक दर्जन से ज्यादा जगहों के विजिट किए, लोगों के घरों में गए, कारकुनों को मोटिवेट किया, सड़कों पे गलियों में हर जगह पे वो कारकुनों को मिले। वो जिस इलाके में जाते रहे वहां पे इलाका बंद होता रहा। पुलिस को जैसी इतला मिलती पुलिस की दौड़ें लग जाती, फौरी तौर पे पुलिस आगे बढ़ती, ये इलाका बंद करो, वो इलाका बंद करो, कारकुनों का रास्ता रोको, लोगों को गिरफ्तार करो। बहुत सारे लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े। काफी बर्बरियत के बावजूद सुहेल अफरीदी जो करने आए थे वो करने में कामयाब हो गए। अब जो मनाजिर हम देख रहे हैं कुल मिलाकर ये एक कामयाबी की दास्तान है। तो आधा काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या जो लाहौर के शहरी हैं उन्होंने कर दिया। वो निकले, बड़ी तादाद में निकले, और निकलने के बाद उन्होंने अपने होने का सबूत दिया। उन्होंने बताया कि आज भी इमरान खान साहब लाहौर की सबसे मकबूल सियासी शख्सियत है, वो जिसे भी नामजद करेंगे वो बड़े आराम से यहाँ पे कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो या कोई भी इलेक्शन हो वो जीत जाएगा फॉर्म 45 के मुताबिक। अब फॉर्म 47 जो है वो एक नया तरीका वारदात निकाला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर, ये चोरों डाकुओं के साथ, तो वो फिर फॉर्म 47 जारी कर देते हैं। लेकिन जब भी कभी फॉर्म 45 के मुताबिक यानी रियल इलेक्शन होगा पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, ये दिखाई दे रहा है। कुछ अरसा पहले तक खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि सुहेल अफरीदी कौन है। वो एक नॉर्मल एमपीए था, फिर वो मिनिस्टर बना और इमरान खान साहब ने उसको वजीर आला बना दिया। अब जब वो वजीर आला बना तो पंजाब के लोग तो उसको नहीं जानते, पंजाब के लोगों को तो पता भी नहीं है कि सुहेल अफरीदी कौन है, इसका कबीला क्या है, इसका हसब नस्ब क्या है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन पंजाब के लोग ये जानते हैं कि ये इमरान खान का नामजद करदा आदमी है। इमरान खान जिसको भी नामजद करेगा वो जब भी पंजाब में आएगा, लाहौर में आएगा, लोग ऐसे ही इज्जत करेंगे। तो आधा काम जो है वो तो लोगों ने कर दिया और बाकी का आधा काम टिकटॉकरों ने कर दिया। ये ज़हनी मरीज है टिकटॉकर सारे पंजाब के अंदर जो है, ये चंद सहेलियों को इकट्ठा करके इनकी हुकूमत बना दी गई है और एक जाली सरकार बना दी गई है। नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब का गठजोड़ है, उसके नतीजे में नवाज शरीफ की बेटी आकर वजीर आला बन गई। मैंडेट भी नहीं था इसके पास, फिर भी लाके इसको वजीर आला बना दिया। ये अपनी सीट भी महर शराफत से हार गई थी, इसके बावजूद ये वजीर आला पंजाब बना दी गई। बन तो नहीं सकती कभी भी, यानी ये औरत अगर कोई 50 दफा भी इलेक्शन लड़े तो ये वजीर आला नहीं बन सकती पंजाब की। उसकी वजह यह है कि अब मैंडेट इनके पास आना ही नहीं है। जो गंद इन्होंने मार दी है ना पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के साथ, जो जुल्म और ज्यादती कर दी है, ना कभी इनको किसान वोट देगा, ना कभी मजदूर वोट देगा, ना कोई मेहनत कश इन्हें वोट देगा, ना कोई तालिब इल्म इन्हें वोट देगा,
ना कोई उस्ताद इन्हें वोट देगा, ना कोई बेचारा सरकारी मुलाजिम इन्हें वोट देगा। इन्हें वोट अब कोई नहीं देता। जो कुछ इन्होंने पंजाब की आवाम के साथ कर दिया है। जरदारी साहब, हमारा फील्ड मार्शल नाकों चने चबवा देगा। फिर बिलावल, फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है, गायब हो जाता है। फिर बिलावल ने कहा जिन तैयारों से भारतीय तैयारी गिराए वो जरदारी ने मंगवाए थे। वो कब मंगवाए थे भाई, किसी को पता ही नहीं है इस बारे में। और जरदारी साहब ने जो तारीफें की, जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए फील्ड मार्शल की तारीफों में। ट्रंप भी हमारे फील्ड मार्शल का नाम लेता है। अच्छा, बरसी बेनजीर की है, बेनजीर की बरसी है और एक डिक्टेटर पे इल्जाम है कि उसने बेनजीर को कत्ल करवाया था, और एक दूसरे डिक्टेटर नुमा शख्स की कहते तारीफें कर रहे हैं। यानी एक मिलिट्री चीफ के ऊपर इल्जाम है, यानी एक ने जुल्फिकार जी भुट्टो को कत्ल करवा दिया अदालत से, और एक ने बेनजीर भुट्टो को शहीद करवा दिया, और एक की ये दोनों बाप बेटा जमीन आसमान के खिलाफे में लाके तारीफें कर रहे हैं। ये बिलावल की तरह बात सुना को बड़ा मजा आएगा। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इसको एक दफा और सुना को बड़ा मजा आएगा। ये बिलावल है। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। अच्छा, और भी बड़ी तारीफें की हैं, जरदारी ने भी बहुत तारीफें की है। अच्छा, मजा आ गया। वैसे बेनजीर भुट्टो अगर जिंदा होती ना अगर बेनजीर भुट्टो जिंदा होती ना तो पक्की लितरॉल थी। मैं अच्छी तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा का, उनका जो सियासी कद था, उनकी जो सियासी समझ थी, वो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट किस्म की खातून थी। उन्होंने कोशिश की अपनी लाइफ में कि जितना हो सके फौज को सियासत से दूर करे और फौज को या जर्नैलों को उनकी हदूद के अंदर रखा जाए। अगर बेनजीर को पता होता कि उनका बेटा इतने अच्छे जूते पॉलिश करेगा, इतने अच्छे जूते पॉलिश करेगा, तो वो एक वसीयत लिख कर जाती है। एक तो इन्होंने ये वसीयत लाकर सामने रख दी थी ना कि बिलावल जनाब वो शरीक चेयरमैन है और जरदारी भी चेयरमैन है, वो वसीयत बना के इन्होंने गेम डाल दी थी। बेनजीर वाकई एक वसीयत लिख कर जाती और उसमें लिख कर जाती कि कुछ हो जाए बिलावल को सियासत में नहीं लाना, वरना ये हमारा नाम डुबो देगा। यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि बेनजीर की बरसी है और तारीफें किसकी हो रही है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। अच्छा, ये खुशामद कर रहे हैं, लेकिन खुशामद ही है ना, और क्या है। यानी कभी ये खाते डाल देते हैं नवाज शरीफ की उसने जंग जीती है, कभी शहबाज शरीफ की उसने जंग जीती है, कभी ये खाते डाल देते हैं जरदारी के उसने जंग जीती है। नहीं, जरदारी ने ये भी कहानी सुना दी कि मेरे पास एक बंदा आया, मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी, उसने कहा जी आप बंकर में घुस जाएं, जंग शुरू हो गई है। तो मैंने कहा जी लीडर जो है ना वो मैदान जंग में मरते हैं, बंकर में नहीं मरते। तो जरदारी साहब कौन से मैदान जंग में आप गए थे? और जितने दिन जंग लगी रही है ना आपका कोई स्टेटमेंट, ना नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट, ना शहबाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट, ना टिकटॉक आला का कोई स्टेटमेंट, तुसी तो सारे गायब हो गए सी। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके बाद इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के बाद इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती है वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है, मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है, हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है, इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ है। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि जरूरी है।
देखिए 29 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। असूलन इस तारीख को एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, लेकिन इन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है। तो आर्मी चीफ चाहेंगे कि 29 नवंबर 2025 तक की तारीख जो है वो पुरसकून अंदाज में गुजर जाए। इस डेट से पहले मुल्क में कोई एहतजाजी तहरीक या कोई ऐसी अनइवन चीजें ना हो जिनकी वजह से ये मामला छिड़ जाए। लिहाजा वो ये चाहेंगे कि बिल्कुल पुरसकून अंदाज में 29 नवंबर 2025 का दिन गुजर जाए और उसके बाद वो 2 साल के लिए दोबारा उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में जो है वो फिर बाद में तहरीक चलती है तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि ये वक्त गुजर जाए और इसके लिए कोशिश अब की जा रही है। और कभी मुज़ाकरात, कभी बैकडोर चैनल, कभी ये वाली कहानी, कभी ट्रक की बत्ती। तो ये सारी ट्रक की बत्तियां इससे पहले भी हमने ऐसी बहुत देखी हैं। इमरान खान साहब को तो बहुत दफा ऑप्शन दिए गए, यानी अब उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा। आमिर डोगर साहब ने जो इंकशाफ किया था वो ये देखें आप। आमिर डोगर साहब हैं, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे थे कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर दिया जाएगा, अगर आप मुल्क से जाना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा है, आप दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मगर इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं कि इमरान खान को बार बार मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। जब वो जेल में चले गए तब भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं ली। उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी बार बार डील देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। एक आदमी जिसने उस मुश्किल वक्त में डील नहीं की, क्या वो इस वक्त डील करेगा जब हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, अब निकलो बीच में से, आओ मैं तुम्हें रास्ता बना कर दूं, तुम निकल जाओ। और इसके लिए अगर नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक दफा फौज को सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको कह रहा था ना कि तबाही फेर दी है, अब वो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन चीजों को मैं ये कह रहा था कि बुरी तरह पाकिस्तान में तबाही फेरी गई है। कौन से बड़े बड़े जो है वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बंद करके अपने दफ्तर जा रही है। 25 साल से वो यहां काम कर रहे थे, अब वो छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नेगेटिव है, बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रिजवान गलज़ई साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें चंद उन बड़ी कंपनियों के नाम बताए हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चले गए। शेल कंपनी अपने 77.42% जो शेयर्स है वो बेचकर जून 2023 में चली गई। पार्को पेट्रोलियम कंपनी अपने 50% शेयर्स बेचकर पाकिस्तान से चली गई। 2023 दिसंबर में टेलीनॉर पाकिस्तान भी बंद हो गया, चला गया पाकिस्तान से। उबर कंपनी, यानी वो किसी और को बेचकर चले गए, उबर कंपनी वो भी बंद हो गई। और उनकी एक और कंपनी है क्रीम, वो भी बंद होने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भी बंद हो जाएगी, 1-2 माह पहले उन्होंने ऐलान किया था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी वो भी बंद हो गई, वो बेचकर चले गए। सीमेंस कंपनी वो भी बेचकर चले गए। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां वो भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। जो कंपनियां पाकिस्तान में आना चाहती थी वो अब कानों को हाथ लगा रही हैं कि जी हम नहीं आ रहे। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपने ट्वीट में बता चुके हैं कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं, जो मालिक हैं बिल गेट्स, उन्होंने क्या कहा था। अमेज़न भी पाकिस्तान आते आते रह गया, यानी अमेज़न पाकिस्तान में आ रहा था, लेकिन इमरान खान साहब का दौर जब खत्म हुआ उसके बाद एक मायूसी फैल गई और फिर जो कारोबार के साथ हुआ, अमेज़न भी अब पाकिस्तान नहीं हारा। ये सारी तबाही नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर फेरी गई है और ये गुज़िश्ता 3 सालों में फेरी गई है। शब्बर जैदी साहब का एक बयान बड़ा जबरदस्त तरीके से गर्दिश कर रहा है, वो बयान मैं आपके सामने रखता हूं और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया। साबिर शाकिर साहब के ट्विटर से मैं पढ़ के समझा दूं और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है। उन्होंने कहा मैंने इमरान खान और जनरल बाजवा को कहा कि ये हमारे अपने इदारे FBR में बहुत से लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, तो इमरान खान ने फौरन मुझे कहा कि इन सबको निकाल दो, लेकिन बाजवा ने मुझे निकाल दिया। ये जरा प्रायोरिटीज हैं, इस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है। तो फौज को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, सियासत में और एडमिनिस्ट्रेशन में और मुल्क चलाने में किसी किस्म की मुदाखलत कभी भी नहीं करनी चाहिए। अटक जेल से नाजरीन कुछ और कैदियों को छोड़ा गया है। ये 19 कैदी हैं जो अब रिहा हुए हैं 7 महीने के बाद। ये 26 नवंबर के मुकदमात में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। जब ये कैदी रिहा हुए तो वहां कैमरामैन मौजूद थे। उन्होंने जब इनकी वीडियोस बनाई तो ये तमाम कैदी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इन तमाम कैदियों ने कहा कि हम दोबारा निकलेंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। यानी जितने लोगों को इस निजाम ने गिरफ्तार किया, अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं ओवरऑल। ये जो 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, अब इनके ऊपर तो मोहर लग गई है कि ये पक्के वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, ये अपनी पार्टी छोड़कर अब कहीं नहीं जाते। यानी इन लोगों ने अब कुर्बानी दे दी है ना। सियासी वर्कर जब गिरफ्तार हो जाता है ना
تو اس سے پہلے اس کی اپنی پارٹی کے ساتھ منگنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ گرفتار ہوتا ہے اس کی اپنی پارٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہم نے ہوتے دیکھا، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہوتے دیکھا، یہ ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوتے دیکھا، لیکن جتنے بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ان کی ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، بھئی اتنی بڑی گرفتاریاں تو ہم نے سنی بھی نہیں تھی، اور پنجاب کے اندر اس پیمانے پہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بڑی انہوں نے ڈکٹیٹر نے اتنی تباہی نہیں پھیری جتنی ان کے خلاف تباہی پھیری گئی ہے موجودہ رجیم کی طرف سے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور موجودہ حکومت نے مل کر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم جبر اور فستائیت کیا، یہ لوگ پوری طاقت سے کھڑے ہو گئے۔ وہ سرم جاوید خان وہ رہا ہوتے ہی انہوں نے ڈائریکٹلی پھر اٹیک کیا حکومت کے اوپر، یعنی رہا ہوتے ہی ایگزیکٹلی وہی جملے، وہی باتیں، وہی مومنٹم تھا ان کا بات کرنے کا جو ان کا گرفتار ہوتے وقت تھا۔ اب ایک لڑکی ہے سرم جاوید خان اور ایک بڑی عمر کی خاتون ہے مریم نواز شریف۔ اب مریم نواز جو ہے، آپ کو غور کریں نا، ذرا پیچھے جائے آپ، ذرا سی تکلیف آتی تھی تو 4 مہینے 3 مہینے ان کا ٹویٹر ہی بند ہو جاتا تھا۔ 3 مہینے مریم نواز کا کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آتا تھا۔ ذرا سی مصیبت آتی تھی تو یہ کمپرومائز کر دیتے تھے، ڈر جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے۔